नमस्कार, मैं परगट सिंह जाठौल आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय रहेगा अधिगम, अवधारणा एवं प्रक्रिया। तो मेरा विषय अधिगम पर है और अधिगम बहुत साधारण सा शब्द है जिसका हम प्रयोग अपने जीवन भर करते रहते हैं। देखते हैं कि हम अधिगम का अगर दूसरा शाब्दिक अर्थ हम देखें तो अधिगम का क्या अर्थ है, अवधारणा क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना तमाम जीवन, पूरे जीवन में व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। वो सीखता है अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से, अपनी मित्र मंडली से। सीखना ही अधिगम है। अब बात आती है कि जब हम सीखते हैं तो सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें लाभप्रद होती हैं। तो उसमें से सबसे जो अहम महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है हमारा अनुभव। हम अनुभवों से सीखते हैं। अनुभव दो तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष अनुभव और दूसरा अप्रत्यक्ष अनुभव। जीवन भर हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही है और उस बच्चे ने क्या किया कि उस मोमबत्ती की लौ पे अपना हाथ रख दिया। तो इससे क्या होगा कि मोमबत्ती की लौ पर हाथ जाने से उसका हाथ जल जाएगा। इससे उसे क्या सीखने को मिला? उसे ये सीखने को मिला कि दोबारा कभी वो इस तरीके की क्रिया नहीं करेगा। उसे ये पता चल जाएगा कि मोमबत्ती की जो लौ है वो हाथ को जला देती है। ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अनुभव है जीवन काल में जो बच्चे को होते हैं। जैसे कुछ नुकीला या धारदार कोई चीज़ है, उससे हाथ कट गया तो उसने ये अनुभव किया, उसने एक ये सीख ली कि दोबारा मैं कभी ऐसी नुकीले या धारदार चीज़ों से सावधानीपूर्वक कार्य करूँगा, अन्यथा उनसे दूर रहूँगा। दूसरा जो अधिगम है या सीखना है वो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से है। जैसे जीवन में प्रत्यक्ष जो सीखना है वो तो बहुत आसान है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो हम कहें बच्चे को कि आपको कैसे पता है कि आप सांप कटने से इंसान मर जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभव नहीं कर पाता, सीखता नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसे किताबों के जरिए या अध्यापक उसे बताता है या कहीं से उसने पढ़ा है कि ऐसे सांप कटने से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्ति अपने जीवन में लेता है। सीखना और अधिगम, ये शब्द समानार्थी शब्द हैं, अधिगम और सीखना। अब सीखने के लिए बहुत शुरू से ये चली आ रही है सीखना। बच्चा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सीखने की शुरुआत होती है। उसके बाद वो परिवार में अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा अपनी मित्र मंडली से, समाज की और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनसे वो सीखता है। स्कूल में प्रवेश लेता है। स्कूल में जो औपचारिक रूप से जो सिखाया जाता है, जो ये अवधारणा है अधिगम, इसकी शुरुआत बहुत पहले से है। वैदिक समय से सीखने की शुरुआत है, जिसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो वैदिक समय में क्या था? गुरुकुल थे। गुरुकुल में बच्चे अपने गुरुओं के पास रहते थे और वहाँ पर जो जीवन उपयोगी जो भी चीज़ें हैं उनको सीखने को मिलती थी। उसके बाद समय बदला, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा आई तो मठ और विहार आ गए। औपचारिक शिक्षा का केंद्र मठ और विहार बने, तो वहाँ भी सीखने को बहुत सी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। फिर मध्यकालीन युग आया, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, तो मुस्लिम शिक्षा में भी बहुत सी चीज़ें हमने सीखी। तो ये सीखना निरंतर चलता आ रहा है। उसके बाद जैसे अंग्रेज़ आए तो हमारे यहाँ जो बहुत सी चीज़ें जो हमारे स्कूल औपचारिक शिक्षा की उसमें भी बदलाव आया। हमारे बहुत से जो वहाँ से मिशनरीज़ आए, उन्होंने शिक्षा के ज़रिए हमारी शिक्षा को पूरा बदल दिया। तो ये शिक्षा निरंतर औपचारिक रूप से चली आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या अधिगम औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित है? तो मेरा मानना है कि औपचारिक के अलावा बहुत से ऐसे साधन हैं, अनौपचारिक और निरौपचारिक, जिससे इंसान सीखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो कि आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो ट्रेन के आने का। तभी कोई अकस्मात आपको आके कहता है कि अभी ट्रेन आने वाली है। तो आप उनसे पूछते हो कि आपको कैसे पता कि ट्रेन आने वाली है? तो उन्होंने बताया कि अभी जो सिग्नल ऊपर था वो अब नीचे की तरफ हो गया है, तो इसका मतलब है
कि अभी ट्रेन आने वाली है। तो ये मेरे लिए एक सीख है, जो ये मेरे लिए एक अधिगम है। तो अधिगम हमेशा दोनों रूपों में, औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में निरंतर चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ निरंतर सीखते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं, स्कूलों से, विद्यालयों से सीखते हैं, मित्र मंडली से सीखते हैं। अब ये है कि इससे क्या प्रक्रिया क्या है इसकी? अधिगम की अवधारणा जो है वो मैंने आपसे चर्चा की कि अधिगम की यह अवधारणा है। अधिगम का मतलब है सीखना, और वो सीखना किसी भी प्रकार का हो सकता है, औपचारिक रूप से सीखना और अनौपचारिक रूप से सीखना। अब प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं, अब की प्रक्रिया क्या है इसकी औपचारिक प्रक्रिया, कि हम देखते हैं एक बच्चे के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है या उसके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है वो सीख रहा है। और अगर उसके व्यवहार या व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो नहीं सीख रहा। तो कई तरीके के परिवर्तन हैं, जैसे एक व्यक्ति को बुखार हुआ या उसने किसी तरीके का कोई नशा लिया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी नहीं होता। कुछ समय के बाद वो अपने फिर उसी जो व्यवहार में वापस आ जाता है। लेकिन जो शिक्षा या अधिगम से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, वो आपके जीवन में ज़्यादा स्थायी परिवर्तन लाता है। आपका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से बदल देता है, और उसके बाद जब भी कभी अब भविष्य में कभी बात आती है, जो आपकी सीखी हुई चीज़ है वो हमेशा उसका स्थानांतरण होता है, वो आप कभी भी भूलते नहीं हो, वो स्थायी प्रभाव डालती है आपके। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें सीखनी है। जैसे एक बच्चा देखता है कि उसके परिवेश में चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, वो विद्यालय की चारदीवारी के बाहर जिस समाज में रहता है उसके चारों तरफ हर रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, तो उन घटनाओं से वो बहुत कुछ सीखता है। फिर वो इस चीज़ का विचार बनाता है कि उसे करना क्या है, कि जो उसके आसपास जो परिवेश है उसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी, उसने क्या करना है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, नागरिक के तौर पे उसका उत्तरदायित्व क्या है, परिवार के सदस्य के तौर पे उसका उत्तरदायित्व क्या है। और उसके अलावा वो अपनी ये देखता है कि इन चीज़ों को वो कैसे अवलोकन करे। बहुत सी घटनाएं हैं जिनका वो सदस्य होता है, उन घटनाओं का अवलोकन करता है, बहुत अच्छे से उसके सहभागी रूप से भी उसका अवलोकन करता है, कई बार असहभागी रूप से भी उनका सदस्य नहीं है लेकिन समाज में चीज़ें घटित हो रही हैं उनका भी वो अवलोकन करता है। इसके अलावा जो रूपांतरित होता है, उसका व्यवहार जो परिवर्तित होता है, पहले भी मैंने कहा कि उसका पूरे का पूरा व्यवहार रूपांतरित होता है, जिससे उसको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अब हमने बात की कि चारों तरफ जो घटित होता है वो उसको सिखाती है, उसके बाद उसको ये सिखाती है कि आपकी क्या भूमिका रहेगी, और उन घटनाओं का वो बहुत अच्छे तरीके से अवलोकन भी करता है, और उसके बाद जो उसके व्यवहार में रूपांतरण आता है, जो परिवर्तन आता है, तो उसका व्यवहार पूरी तरह से परिमार्जित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति प्रदान करता है, जिसका सामान्य रूप से जीवन की मांग के अनुसार मिलना आवश्यक होता है। हमारे जीवन की क्या मांग है? हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी आदतों का हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, अच्छी आदतें डालते हैं। ज्ञान तो एक अथाह समंदर की तरह है जिसे हम पूरी उम्र लेते रहते हैं, बचपन से लेकर मृत्यु तक हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद हमारे जीवन में हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, जो हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगी। तो इन सभी चीज़ों को हम अधिगम के जरिए अपने जीवन में ढालते हैं, उनका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया है अधिगम की। इसके बाद अब बात करते हैं कि अधिगम जो प्रक्रिया है, जो सीखने की एक प्रक्रिया जीवन में होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं में सबसे पहले है कि ये सतत प्रक्रिया है, सतत निरंतर चलती है। आपने सुना होगा जैसे महाभारत में भी कहते थे कि जो एक हमारे उसमें एक बहुत वीर अभिमन्यु का जिक्र आता है। तो वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह
जो को तोड़ने की जो क्रिया थी वो कहाँ सीखी थी? उसमें ये आता है कि उसने माँ के गर्भ में ये चीज़ें सीख ली थी। तो माँ के गर्भ से लेके जब तक इंसान मृत्यु तक नहीं पहुँच सकता, वो निरंतर सीखता है। उसमें बहुत से समय काल आते हैं, वो छोटा बच्चा है, उसके बाद वो अनुकरण से, परिवार के लोगों से बहुत सी चीज़ें सीखता है। उसके बाद उसकी माँ उसे बहुत सी चीज़ें सिखाती हैं। फिर वो घर के बाहर जब कदम रखता है, तो उसके सामने बहुत सी ऐसी सामाजिक परिवेश होता है, जिसमें उसके साथ उसकी मित्र मंडली होती है, उनसे वो सीखता है। फिर औपचारिक रूप से उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी विद्यालय में भेज दिया जाता है। तो विद्यालय में अध्यापक उसे बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, जो उसके कौशल का विकास करते हैं, उसका शारीरिक रूप से विकास करते हैं, उसका मानसिक रूप से उसका विकास करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कौशल और सीख वो विद्यालय से प्राप्त करता है। तो विद्यालय के बाद जब वो अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन उपयोगी क्रियाओं में शामिल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका परिवेश, आसपास उसके काम करने वाले लोग हैं, वहाँ से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर और आगे जैसे आयु बढ़ती है, उसका परिवार बन जाता है, उसके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उसके रिश्ते नाते हैं, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आ जाती है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया ऐसी है जो बिल्कुल सतत है। जैसे शुरुआती मैंने कहा कि जो सीखना कब से है, जब से हमारा समाज है, जब से हमारी सभ्यता पनपी है, तब से सीखना और अधिगम की शुरुआत हो गई थी। और वो कभी नहीं रुकी, निरंतर चलती जा रही है। ये सतत प्रक्रिया है। जीवन का, आयु का कोई भी कालखंड ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति सीखता नहीं है। और सीखता किससे है? अपने अनुभवों से। अनुभवों का वो निर्माण भी करता है और पुनर्निर्माण भी करता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो हमें अनुभव हो गया वही हमारा अधिगम है और वही हमारी सीख है। वो कई बार अनुभव भी गलत साबित हो जाते हैं, फिर व्यक्ति उन अनुभवों का पुनर्निर्माण करता है। तो ये एक प्रक्रिया जो है ये निरंतर चलती रहती है, जो माँ के गर्भ से शुरू होकर व्यक्ति की मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम का जो दूसरी विशेषता है वो है प्रत्यक्ष लक्ष्य। प्रत्यक्ष लक्ष्य, लक्ष्य या उद्देश्य जीवन में बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा। ये सबसे ज़रूरी है और ये विशेषता है अधिगम की। हमारे जो भी हम क्रियाएं करते हैं जीवन में, तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित हमने नहीं किया, तो हम उसके प्रति उस रास्ते पे चलेंगे नहीं। हम उसी रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता हमें अपनी मंजिल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ या लक्ष्य की तरफ लेके जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करना अधिगम का बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं कि कौन सी ऐसी क्रियाएं करें जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो अधिगम के लिए सबसे ज़रूरी और विशेष जो चीज़ है वो है लक्ष्य निर्धारित करना। अब सवाल आता है कि हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, उसके बाद हम क्या करें? अधिगम के लिए अधिगम की एक और विशेषता ये है सुविचारित। हमारे अंदर एक विचार हो और वो सुविचार हो, जो हमें निर्धारित अंदर से हमें प्रेरित करता रहे, जो हमें प्रेरणा देता रहे कि ये हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास कोई विचार है, कोई सुविचार है। अगर विचार होगा तो उस विचार के आधार पर हम कुछ क्रियाएं करेंगे और हम धीरे धीरे एक एक पीढ़ी, एक एक जो हमारा क्रम है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक जो चीज़ है उसको सीखते जाएंगे और अंत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो एक सुविचार विचार जब बनता है तो वही हमें आगे का जो हमारा भविष्य है उसको वो निर्धारित करता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो इसकी एक ये विशेषता है कि अधिगम में विचार का होना बहुत जरूरी है और सुविचार का। सुविचार है तो कुविचार भी होगा। तो सीखना हमेशा हम सकारात्मक दिशा में सीखना, उसी को सीखना मानते हैं जो हमें सकारात्मक दिशा में लेके जाए। तो इसलिए हम यहाँ सुविचार की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद है ये है कि प्रक्रिया।
कितना जो सीखने वाला है वो कितना सक्रिय है। अगर वो हमारे कक्ष में बैठा है लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं है, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो उसको अधिगम नहीं होगा। अधिगम तभी होगा जब हम उसको उसमें पूरी तरह से सक्रिय रूप से उसका भागीदार बना लेते हैं। होता क्या है कि एक अध्यापक जब कक्ष में जाता है तो उसका जो ज़्यादातर आज के जो परिवेश में हम देखते हैं, तो अध्यापक का ध्यान जो है वो अध्येता केंद्रित होना चाहिए। कि अध्येता जो सीखने वाला है वो सीखने के लिए तैयार भी है या नहीं, वो तत्पर भी है या नहीं, वो कितना सक्रिय है। हमारी जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो उसके लिए हम अधिगम में कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे जो विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि वो बच्चे अपने आप सक्रिय रूप से हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें भागीदार बन सकें। अगर वो भागीदार नहीं बनेंगे, वो निष्क्रिय होकर बैठे रहेंगे, तो वो उन चीज़ों को जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आना है, जो उसके व्यवहार को परिमार्जित करने वाली क्रियाएं हैं, उनको वो नहीं सीख पाएंगे। तो उनके व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर वो सक्रिय है तो उसका व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित होगा और वो कोई कुछ नई चीज़ वो जरूर सीखेगा। इसके बाद बात आती है व्यक्तिवादी। अधिगम की एक मुख्य विशेषता है व्यक्तिवादी, क्योंकि बहुत सा अंतर पाया जाता है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में। जिस तरह से हम देखते हैं कि उनके कोई भी उनका जो हो सामाजिक रूप से देखा जाए तो बहुत सी विभिन्नता हैं, मानसिक रूप से देखा जाए बहुत सी विभिन्नता हैं। और इसी प्रकार से जो सीखने की प्रक्रिया है, जो अधिगम है, वो भी बहुत व्यक्तिवादी है। वो आधार उसका आधार बनता है कि व्यक्ति की सीखने की गति क्या है, वो किस गति से सीखता है। एक अध्यापक की कक्ष में 40 या 50 भी अगर छात्र छात्राएं होंगी तो आप देखोगे कि उन सभी की सीखने की गति एक समान नहीं होती। कोई बच्चा बहुत जल्दी आपकी बात से सीख लेता है, कोई बच्चा उसी बात को सीखने में बहुत समय लगा देता है। तो इस पे एक अध्यापक का ये उत्तरदायित्व है कि वो विभिन्न बच्चों की जो सीखने की गति है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी विधियों का, प्रविधियों का अच्छे तरीके से चयन करें ताकि सभी बच्चों को उनकी गति से सीखने में मदद की जा सके। तो ये मैंने बताया कि जो अधिगम है वो बहुत व्यक्तिवादी है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि जो आप एक कक्ष में अध्यापक के नाते जो भी आप पढ़ाओ उसी सभी बच्चे एक समान और एक गति से सीख पाएँ। तो अधिगम एक व्यक्तिवादी इसकी विशेषता है। इसके बाद है कि वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम। वातावरण का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कक्ष में आप याद करो कि आप जब पढ़ते थे तो आपको कैसा वातावरण अच्छा लगता था। कुछ बच्चे कक्ष में बैठे पढ़ते हैं और कक्ष का वातावरण ऐसा है कि वहाँ जो बैठने की सुविधा है वो सिर्फ 30 से 35 बच्चों की है और वहाँ आपने 50 से 60 बच्चों को बैठा दिया, जिससे क्या है कि उनका जो बैठने की सुविधा है वो बिल्कुल व्यस्त रूप से उसको अच्छे तरीके से नहीं मानी जाएगी। अगर वहाँ 35 या 40 बच्चे बैठ सकते हैं और आप 60 बच्चों को बैठा दो। और उसके अलावा वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत कोलाहल भरा है। शहर या ऐसी भीड़-भाड़ के क्षेत्र में आपका विद्यालय है जहाँ बहुत सी शोर-शराबा रहता है और यहाँ तक कि कक्ष का जो अंदर का वातावरण है वहाँ बहुत कूड़ा-करकट बिखरा हुआ है और बिल्कुल वहाँ किसी बच्चे का मन नहीं करेगा कि वो अधिगम में सक्रिय रूप से भागीदार बन सके। अगर एक कक्ष का वातावरण बहुत साफ-सुथरा है, जितनी बैठने की हमारे पास सुविधा है उतने ही बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं और दीवारें बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित है, जो शिक्षण अधिगम में जो हम सामग्री यूज़ करते हैं, बहुत सी ज्ञानवर्धक जो सामग्री है उससे सुसज्जित है उसकी दीवारें, तो वो बच्चा उससे बहुत सीख लेता है। उनको लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और उस वातावरण के साथ वो अपने आप को जोड़कर और अच्छी चीज़ें सीखता है। इसके अलावा जैसे हमारे शिक्षाविद टैगोर जी ने भी कहा कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ो। कई बार हमें लगता है कि जब हम अपने विद्यार्थी काल में थे तो हमें अच्छा लगता था कि हमें कोई घुमाने लेके जाता है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें वहाँ जाके, मान लो एक किताबों में हमने ताजमहल के बारे में बताया
और उसके अलावा किताबों के अलावा भी हमें वहाँ ताजमहल जाके दिखाया, तो वो एक चीज़ें हैं कि उनको प्रकृति में लेके जाओ और उस वातावरण के साथ उनको सीखने के अवसर उपलब्ध करवाओ। अब जो अंतिम जो विशेषता है अधिगम की, वो है स्थानांतरणीय, कि अधिगम जो है उसका स्थानांतरण होता है। एक अवस्था में सीखी हुई चीज़ कहीं दूसरी अवस्था में जाके आपको बहुत लाभप्रद साबित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो जब अच्छे तरीके से सीख लेते हो, उसके बाद कोई भी दोपहिया वाहन, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोपहिया वाहन हो, उसको चलाने में आपको बहुत, जो पहले जो आपने सीख ली, जो अधिगम आपको हुआ, वो बहुत लाभप्रद होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो स्थानांतरण है वो हमेशा सकारात्मक हो। कई बार स्थानांतरण आपका नकारात्मक भी हो सकता है, कि एक जो सीखी हुई चीज़ है, जब आपको दूसरी कोई चीज़ सीखते हो तो उसमें बाधा भी उत्पन्न करते। ऐसा कई बार भाषा के अधिगम में होता है कि आपने एक भाषा सीखी, उसके बाद आप कोई दूसरी भाषा सीखते हो, तो वो जो पहले सीखी हुई भाषा है वो उसमें अवरोध या बाधक साबित होती है। तो इस तरीके से स्थानांतरण हमेशा अधिगम का होता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आपकी जो सीखी हुई चीज़ है वो सकारात्मक असर भी डालती है और कई बार वो बाधक भी साबित होती है। तो ये अधिगम की विभिन्न विशेषताएं थी जो हमने चर्चा की। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। बहुत से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जो एक व्यक्ति सीखता है, उसको सीखने को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से सबसे पहले है अधिगम और परिपक्वता। जो एक हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो वातावरण और दूसरी उसकी आनुवंशिकता। जैसे परिपक्वता जो शब्द है, वो एक तय सीमा पर एक आयु जब आती है, तो वो हर एक इंसान में एक परिपक्वता आती है। हर इंसान में क्या, अलग पक्षियों में भी, जैसे एक छोटा हिरन ने एक बच्चा दिया, तो वो जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, तो वो तभी शुरू करता है जब उसमें वो परिपक्वता आ जाती है। और इंसान इंसान जो जब वो छोटा बाल्यकाल में है, जब वो बोलना शुरू करता है या चलना शुरू करता है, तो वो भी तभी शुरू करता है जब उसमें परिपक्वता आ जाती है। अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि अधिगम और परिपक्वता। जो अधिगम है उसमें परिपक्वता का कितनी अहम भूमिका है। कई बार आपस में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अधिगम जो हम सीखते हैं उसमें और परिपक्वता से जो चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं, उसमें कितना अंतर है। क्या वो भी सीख है? क्या वो भी अधिगम है? जैसे भाषा का बात करते हैं, तो बोलना जो सीखता है वो तो बिल्कुल आनुवांशिकता, उसकी परिपक्वता पर आधारित है। लेकिन उसको अच्छे तरीके से भाषा का विकास करना, उसकी भाषा को किस तरीके से वो सहज तरीके से वो बोल सके, उसके शब्दों का जो भंडार है उसमें कैसे वृद्धि हो, ये जो चीज़ें हैं ये अधिगम के साथ आती हैं। लेकिन एक अध्यापक जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जब तक परिपक्वता नहीं है उस छात्र में, उसको वो चीज़ें ना सिखाई जाएं जो उसकी मानसिक जो आयु है और जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार ना हो। उदाहरण के तौर पर जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत साधारण और सरल जो शब्द हैं उनको सिखाया जाए। उसके बाद धीरे धीरे उसको मुश्किल शब्द सिखाए जाएँ। जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, वो भाषा के कौशल का उसमें विकास होता है। तो इसलिए हम कई बार ये जो कारक है परिपक्वता का, ये बहुत प्रभाव डालता है बच्चे की जो सीखने की क्षमता है, उसको बहुत प्रभावित करता है। तो शिक्षण अधिगम में ये बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की परिपक्वता के साथ ही उसको जो भी सीखने की सामग्री है वो प्रदान की जाए। उसको वो जो नया विषय है या जो नया ज्ञान है उसको तभी दिया जाए जब उसके लिए उसमें मानसिक समझ पैदा हो जाए या उसमें वो परिपक्वता आ जाए। इसके बाद दूसरा है सीखने की तत्परता।
जो अभी प्रोफेसर यशपाल जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने भी ये कहा था कि बच्चों को तत्पर करना। एक उनका शब्द है जो हिंदी में उन्होंने कहा था कि सीखने के प्रति एक चस्का पैदा करना, एक लालसा पैदा करनी, कि हमने तत्परता जो है, जब तक बच्चा तत्पर नहीं है, हम जाते हैं और अपनी कक्ष में, और वो बच्चा एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसका ऊपर से जो उसका जो मुंह है वो बहुत छोटा है, और हमारे पास एक पानी है जो एक हम सामग्री जो शैक्षिक सामग्री हम लेके जाते हैं वो पानी की तरह है, और हम जाते हैं और उस बर्तन में उड़ेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जो बर्तन है उसका मुंह बहुत छोटा है, उसको वो तरीके से हम किसी साधन का यूज़ करके, कीप का यूज़ करके उसको पानी को अच्छे तरीके से उस बर्तन में डाला जाए। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम उसको तत्पर नहीं करते बच्चों को। अगर वो तत्पर है तो हमारे पास जो शिक्षा रूपी जो हमारे पास पानी है, जो जग में है, वो पूरी तरह उस बर्तन में तभी जाएगा जब हम अच्छे से जो हमारी विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ, जो कीप मैंने कहा, कीप से वो पानी उस बर्तन में डाला जाएगा। कीप यहाँ शिक्षण विधियों के लिए प्रयोग किया गया है, और बर्तन जो है जो बच्चे की तरह है। और गांधी जी भी यही कहते थे कि हम बच्चे को एक कचरे के डिब्बे की तरह मत प्रयोग करें, कि जो भी हम गए और हमारे पास जो भी पूरा विषय वस्तु है और हमारे पास जो समय मिला है, उस विषय वस्तु को पूरी तरह से बच्चे में उड़ेल दें। नहीं, बच्चे को पहले उसको तत्पर करना है, सीखने के लिए उसको तैयार करना है। जब वो सीखने के लिए तैयार होगा तभी उस पर व्यवहार में जो परिमार्जन और परिवर्तन होगा वो तभी हो पाएगा जब वो तत्पर है सीखने के लिए। इसके बाद अधिगम वातावरण कैसा हो, ये बहुत मुख्य कारक है। इसकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अधिगम का वातावरण कैसा हो। वातावरण अब दो तरीके का हो सकता है। एक तो आप ऐसे वहाँ बैठे हो इस ऐसे कक्ष में कि जहाँ बहुत कोलाहल भरा वातावरण है, आप सीख ही नहीं पा रहे उस चीज़ को, आपकी बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, आपके आसपास जो है बहुत शोर आ रहा है, और वहाँ का जो अध्यापक है वो भी आपको उस तरीके से अच्छा जो वातावरण देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अध्यापक का जो मुख्य भूमिका है वो वातावरण देना है बच्चे को सिखाने के लिए। तो अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा, एक तरफ ये है कि बहुत अच्छा वातावरण है, दीवारें भी अच्छे तरीके से सजी हुई हैं शिक्षण अधिगम सामग्री से, बैठने की अच्छी व्यवस्था है और बिल्कुल शांति भरा वातावरण है, तो वो आपको ज़्यादा सिखाएगा। तो अधिगम वातावरण में एक बहुत बड़ा कारक है। इसके अलावा प्रेरणा, जैसे पहले भी मैंने कहा कि बच्चे को प्रेरणा देना, उसको बच्चे को प्रोत्साहित करना सीखने के लिए। अगर उसके पास प्रेरणा नहीं होगी, वो प्रोत्साहन नहीं होगा, तो वो सीखेगा नहीं। अब प्रेरणा दो तरीके की होती है। सबसे पहले जो आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा बच्चा ये भी हो सकता है कि वो ये इसलिए आंतरिक रूप से प्रेरित हो कि मैं कुछ अच्छा करूँगा तो इससे मेरे जो परिवार के जो सदस्य हैं वो खुश होंगे, या ये भी हो सकता है कि उसको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं ऐसा अच्छा नहीं पढ़ूँगा तो मेरे परिवार के लोग मुझे डांटेंगे। तो आंतरिक रूप से वो प्रेरित होता है, वो चीज़ों को सीखता है और उस हिसाब से सीखता है कि उसे लगता है कि वो उसको प्रेरणा मिल रही है, उसको ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण मिल रहा है जो, और वो उसका मन करता है कि वो उस कक्ष में जाए या वो उस अध्यापक के पास जाए, और उसको इस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है। यह रुचि और आनंद की बात है। आंतरिक प्रेरणा तभी पैदा होगी जब बच्चे की रुचि है उस विषय में और बच्चा उस विषय में आनंद ले रहा है। इसके बाद दूसरा जो प्रेरणा का स्रोत है वो बाह्य प्रेरणा है। तो बाह्य प्रेरणा में बच्चा बाह्य रूप से प्रेरित होता है। जैसे बहुत से माँ बाप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि अगर इस बार आपने परीक्षा में अच्छे अंक लिए तो आपके लिए एक कोई साइकिल लेके देंगे, या कुछ भी ऐसा बाह्य प्रेरक तत्व जो एक परिवार, एक फैमिली अपना, आपके माता पिता यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस बार मैं आईफ़ोन ले दूँगी, या आपकी माँ आपको कुछ प्रोत्साहन देती है, वो प्रेरित करती है। तो ये एक बाह्य प्रेरणा है।
अब सवाल ये है कि छात्र के जीवन में सबसे अच्छी प्रेरणा कौन सी होती है, आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा? तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो आंतरिक प्रेरणा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बच्चे में जब बच्चा जब आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो वो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखेगा, क्योंकि वो वही चीज़ सीखेगा जिसमें उसकी रुचि है या जिसमें उसको आनंद आ रहा है। लेकिन बाह्य रूप से अगर उसको हम कुछ भी चीज़ों का हम उसको लालच देते हैं या कुछ कहते हैं कि ऐसा करने से आप अगर आपको ये चीज़ लेके देंगे, तो बाह्य रूप से प्रेरित होगा लेकिन उसको आनंद या रुचि का सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए आंतरिक प्रेरणा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था आज का हमारा जो विषय कि अधिगम क्या है, उसकी क्या अवधारणा है और अधिगम शब्द जिसका दूसरा समानार्थक शब्द सीखना हो सकता है, और वो सीखना जो पूरे जीवन काल में चलता रहता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर जाता, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंतिम समय में नहीं पहुँच जाता, तब तक वो निरंतर सीखता रहता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये उसके व्यवहार को प्रभावित करती है, उसके व्यवहार को परिमार्जित करती है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, वो उसमें बहुत से कौशलों का विकास होता है, वो बहुत से कौशल सीखता है और इसके अलावा अच्छी आदतों का निर्माण करता है। ज्ञान को वो अपने जीवन में ढालता है, ज्ञान के जितने विभिन्न रूप हैं, और ये ज्ञान उसको दोनों तरीक़ों से मिल सकता है, औपचारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से भी। औपचारिक रूप से विद्यालय, अध्यापक उसको सिखाने का कार्य करते हैं, अनौपचारिक रूप से उसको परिवार से लेकर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, उसका परिवेश उसको सिखाता है। वो अपने अनुभवों से सीखता है, वो अपने अनुभवों का निर्माण करता है, वो उन्हीं अनुभवों का पुनर्निर्माण भी करता है जो उन्हें लगता है कि समय के साथ ये अनुभव अब बदलने पड़ेंगे, तो उनको बदलता भी है। तो इस प्रकार अधिगम जो है वो उसका जो बिल्कुल संबंध शिक्षण से भी है कि शिक्षण तभी पूरा माना जाता है जब उससे अधिगम हो, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तित हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारा अधिगम शिक्षण से आए, बिना शिक्षण के भी अधिगम होता है। जैसे मैंने अनौपचारिक रूप से जो आपको साधन बताएं कि अनौपचारिक रूप से भी एक बच्चा अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी चीज़ें सीखता है। और ये था आज का हमारा विषय अधिगम, उसकी अवधारणा और प्रक्रिया, जिसमें हमने आज चर्चा की कि अधिगम का जो दूसरा जो समानार्थक शब्द है वो है सीखना, और सीखना निरंतर जारी रहता है जब बच्चा पैदा होता है, और यहाँ तक कि माँ के गर्भ से भी वो सीखना शुरू कर देता है। और जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक वो कुछ न कुछ निरंतर सीखता रहता है और अधिगम करता रहता है। इन अधिगम जो अधिगम प्रक्रिया है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो अनुभव की है। वो अनुभव वो उनका निर्माण करता है अपने अनुभवों का, और कई बार वो इन अनुभवों का पुनर्निर्माण भी करता है। और इस अधिगम का जो अंतिम जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि जो हमारा अध्येता है या शिक्षार्थी है, कि उसके व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकें, उसके व्यवहार को परिमार्जित कर सकें। अगर हम उसके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने अधिगम में पूरी तरह से सफल रहे हैं। अगर हम उसके व्यवहार को परिवर्तन नहीं कर सके, तो इसका मतलब कहीं न कहीं अधिगम में कुछ कमी है। अधिगम और शिक्षण आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। अधिगम बिना शिक्षण के भी संभव है। जैसे मैंने बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही साधन हैं जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम अधिगम प्राप्त करते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय अधिगम। थैंक यू।